नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बेहतर होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। और सफल वो नहीं होता है जिसके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि सफल वो होते हैं जिसको उस ख्वाब को करने की जिद हो, ललक हो, इच्छा शक्ति हो। ख्वाब तो कोई भी देख सकता है, कोई भी ऐसा इंसान इस पृथ्वी पर नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट इस पृथ्वी पर नहीं होगा जो आईएएस बनना नहीं चाहता होगा। लेकिन क्या सभी विद्यार्थी आईएएस बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। आईएएस वही बन पाते हैं जो उसके लिए त्याग करते हैं, जो उसके लिए जिद करते हैं। और जब आप कोई भी बड़ा काम या अच्छा काम करते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मुश्किलें आपके सामने आएगी आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को माइंड में रखते हुए, केंद्रित करते हुए, मुश्किलों से लड़ते हुए लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना होगा, मेहनत करना होगा। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आज सफल नहीं होंगे, एक दिन में सफल नहीं होंगे, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस रोज आप आवश्यक तौर पर सफल होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। तो ये जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय 14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ था। 14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत की केंद्रीय सत्ता तुगलकों के हाथ में थी, तुगलक वंश के हाथ में थी। और तुगलक वंश का जो शासन रहा है वह आपको 1320 से लेकर 1414 के बीच तुगलक वंश का शासन रहा है। और जब भारत की केंद्रीय सत्ता तुगलक वंश के हाथ में थी तो तुगलक वंश के शासन के दौरान ही दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय 1336 ईस्वी में, वहीं बहमनी साम्राज्य का उदय 1347 ईस्वी में। जब इन दोनों ईस्वी को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुगलक वंश के शासन के दौरान ही इन दोनों साम्राज्य का उदय हुआ है। इन दोनों साम्राज्य के उदय के समय तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। तुगलक वंश के शासक कौन थे? आपको मोहम्मद बिन तुगलक थे। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वह है आपको 1325 से लेकर के 1351। तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसका शासनकाल है 1325 से लेकर 1351, इसी शासनकाल के बीच जो है 1336 ईस्वी आता है और 1347 ईस्वी आता है। 1336 और 1347 यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही विजयनगर साम्राज्य का उदय 1336 ईस्वी में और बहमनी साम्राज्य का उदय 1347 ईस्वी में हुआ। यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शासक थे। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। तो आप देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक विद्वान शासक था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक विद्वान शासक था। इसके पश्चात सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ। सबसे ज्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो विद्रोह हो रहे थे, उस विद्रोह के दौरान ही दक्षिण भारत में दो नए साम्राज्य का उदय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ, जिसे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य कहा जाता है। और यह जो विजयनगर
और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय ये भारत है, भारत के दक्षिणी भाग में हुआ था, भारत के दक्षिणी भाग में हुआ था। और दक्षिण भारत में एक राज्य कर्नाटक है और एक राज्य आपको महाराष्ट्र है। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था। वही महाराष्ट्र राज्य में जो है आपको बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था, बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। और यह जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य के शासक आपको मुसलमान थे, बहमनी साम्राज्य के शासक मुसलमान थे। वहीं विजयनगर साम्राज्य के शासक जो है आपको हिंदू थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक क्या थे, आपको हिंदू थे। तो लगभग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय लगभग एक ही साथ हुआ था, लगभग कुछ दिन के अंतराल पर ही हुआ था। और ये दोनों राज्य आपस में सीमा भी बनाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक और बहमनी साम्राज्य के शासक के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता था, हमेशा संघर्ष होते रहता था। इस संघर्ष के 3 मूलतः कारण थे। इस संघर्ष के तो ऐसे कई सारे कारण थे, लेकिन मूलतः जो कारण थे उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं और आपका शादी विवाह होता है, शादी विवाह के पश्चात परिवार का बंटवारा होता है, और परिवार का बंटवारा होता है तो आपके पिताजी के पास जितना भी जमीन है आप 2 भाइयों में बंट जाता है। तो दोनों भाई चाहेंगे कि जो उपजाऊ जमीन है वो हमारे भाग में आए, वो हमारे हिस्सा में आए। और इसको लेकर के आपस में आप गांव घर में समाज में देखते होंगे वाद विवाद होता है। तो उसी प्रकार से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है कई सारे दोआब थे। जैसे कि गोदावरी कृष्णा दोआब, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। और ये जो दोआब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दोआब कहा जाता है, 2 नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहा जाता है। और जो दोआब का क्षेत्र होता है वह आपको काफी उपजाऊ होता है। और दोआब का क्षेत्र काफी उपजाऊ होने के कारण जो है उन्हीं दोआब के क्षेत्र को लेकर के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता था। और ये कौन कौन से दोआब हैं, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो हमेशा संघर्ष होते रहता था, खासतौर पर 3 क्षेत्र को लेकर होता था। कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब है इसको रायचूर दोआब कहा जाता है। रायचूर दोआब को लेकर के दोनों साम्राज्य के बीच विवाद होता था। फिर कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र था इसको लेकर के विवाद होता था। फिर मराठावार प्रदेश क्षेत्र को लेकर भी इन दोनों साम्राज्य के बीच विवाद होता था। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो विवाद होता था वह खास तौर पर 3 क्षेत्र को लेकर होता था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी दोआब, गोदावरी और कृष्णा नदी दोआब और मराठावार प्रदेश। इन्हीं 3 क्षेत्रों को लेकर के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है आपको क्या हुआ करता था, आपको जो है दोनों के बीच हमेशा झगड़ा और संघर्ष का दौर चलता रहा। दोनों के बीच हमेशा संघर्ष और झगड़ा का दौर जो है आपको चलता रहा। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। हरिहर और बुक्का कुल 5 भाई थे। हरिहर और बुक्का के अलावा हरिहर और बुक्का के 3 और भाई थे, कुल 5 भाई थे। 5 भाइयों में से हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया, विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया। और ये बार बार हम विजयनगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विजयनगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो विजयनगर है, आखिरकार विजयनगर का अर्थ क्या है? तो विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजय यानी जीत, नगर यानी शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको? जीत का शहर। जीत का शहर विजयनगर का जो है आपको शाब्दिक अर्थ होता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको? जीत का शहर होता है। और इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने की, जो कि जिसके 3 और भाई थे, यानी कुल 5 भाई थे। ये जो हरिहर और बुक्का थे शुरुआती दौर में, शुरू में ये वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे। वारंगल के काकतीय राजा के अधीन रह करके काम करता था। वारंगल के काकतीय राजा के अधीन रह करके जो है आपको ये लोग काम करता था। लेकिन बाद में जाकर के ये हरिहर और बुक्का जो है आपको बाद में जाकर के हरिहर और बुक्का कांपिल राज्य
कांपिल राज्य कर्नाटक में था। कांपिल राज्य चले गए और कांपिल राज्य जब चले गए तो वहां के राजा ने इन दोनों भाइयों की योग्यता को देखते हुए इन दोनों को मंत्री के पद पर बैठाया। इन दोनों को मंत्री के पद पर बैठाया तो हरिहर और बुक्का कांपिल राज्य में मंत्री के पद पर थे। उसी दौरान कांपिल राज्य ने एक विद्रोही मुसलमान को शरण दिया जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जो मुसलमान विद्रोह किया था उसे कांपिल राज्य ने शरण दिया। इस बात की खबर जब मोहम्मद बिन तुगलक को लगी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिल राज्य पर आक्रमण किया। कांपिल राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण करके कांपिल राज्य को इन्होंने जीत लिया। आक्रमण करके कांपिल राज्य को इन्होंने जीत लिया। जीतने के पश्चात हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाई को बंदी बना लिया और बंदी बना करके दिल्ली लाया और दिल्ली ला करके इन्हें इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दिया। दिल्ली ला करके इन्हें क्या किया, आपको इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दिया। ये आपको इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गए। इस्लाम धर्म में दीक्षित होने के पश्चात जो है आपको ये दिल्ली में रहने लगे। उसी दौरान दक्षिण भारत में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई और जब दक्षिण भारत में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई तो इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को ही भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को ही भेजा। हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत जब ये दोनों भाई गए तो इन दोनों भाई ने यह देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जनता विद्रोह कर रहा था। जनता के मन में उनको लेकर के जो है कई प्रकार की आशंकाएं थी। उनको लेकर के जनता के मन में कई प्रकार की आशंकाएं थी। यानी एक प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर विरोधाभास की स्थिति दक्षिण भारत के लोगों में थी। इसी का फायदा उठाते हुए हरिहर और बुक्का ने विजयनगर नामक एक नगर को बसाया और विजयनगर नामक एक नगर को बसा करके जो है वहां पर एक साम्राज्य की स्थापना की जिसको विजयनगर साम्राज्य कहा गया। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने संत विद्यारण्य से प्रभावित होकर किया। जब ये दक्षिण भारत आए थे, हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाई जब दक्षिण भारत आए थे तो इसी दौरान इन दोनों की मुलाकात जो है आपको संत विद्यारण्य से हुई। संत विद्यारण्य से जब इनकी मुलाकात हुई तो संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर ये फिर से इस्लाम धर्म को छोड़ करके हिंदू बन गए। और हिंदू बनने के पश्चात इन दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार से जो है आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल मिलाकर के 4 राजवंश के शासक शासन किए थे, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला जो प्रथम राजवंश था वह आपको संगम वंश था, द्वितीय राजवंश सालूब वंश था, फिर तृतीय राजवंश तुलुक वंश था और चौथा राजवंश आपको अराबीडू वंश था। तो अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की और हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। जैसे मान लीजिए आप कोई भी बेहतर काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पिता का नाम हो या फिर आपका पुत्र का नाम हो। तो उसी प्रकार से हरिहर और बुक्का ने जब एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने जो शासन करना प्रारंभ किया उस वंश का नाम उन्होंने संगम वंश रखा। तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर उन्होंने वंश का नाम संगम वंश रखा। तो संगम वंश विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला पहला राजवंश था और संगम वंश का शासन जो है आपको 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक रहा। संगम वंश के पश्चात सालूब वंश का शासन स्थापित हुआ। सालूब वंश का शासन 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक रहा। सालूब वंश के पश्चात तुलुक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुक वंश का शासन 1505 से लेकर के 1565 ईस्वी तक रहा। तुलुक वंश के पश्चात अराबीडू वंश का शासन स्थापित हुआ और अराबीडू वंश का शासन 1570 से लेकर के 1672 ईस्वी तक रहा। 1672 ईस्वी तक रहा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में यह क्रम पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत निम्न राजवंशों ने शासन किया, उसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले संगम, फिर सालूक, फिर तुलुक, फिर अराबीडू, यानी SSTA संगम, सालूब, तुलुक और अराबीडू वंश के शासकों ने शासन किया। और यह जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी सामान्यतः विजयनगर अधिक वर्षों तक रहा। और अगर आपसे यह बात पूछा जाता है कि
कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी, तो आप निश्चित तौर पर विजयनगर कहेंगे। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्रम भी बदलता रहा, और कभी कताल क्या होता है, हमारे एग्जाम में राजधानी का भी क्रम पूछ देता है, किसी भी साम्राज्य के राजधानी का क्रम पूछ देता है। जैसे कि मगध साम्राज्य जब स्थापित हुआ था तो उस समय में मगध साम्राज्य की राजधानी कहां थी, तो उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी या गिरिवज्र थी। राजगिरी या गिरिवज्र के पश्चात पाटलिपुत्रा बना, पाटलिपुत्रा के पश्चात वैशाली बना, वैशाली के पश्चात पाटलिपुत्रा फिर से बना, और लंबे अवधि तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही थी। तो उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो शुरुआती दौर में इस राजवंश की राजधानी आनेगोंडी थी। इस राजवंश की राजधानी कहां थी, आनेगोंडी। आनेगोंडी के पश्चात विजयनगर बना, विजयनगर के पश्चात पेनुकोंडा बना, और पेनुकोंडा के पश्चात आपको चंद्रगिरी बना, पेनुकोंडा के पश्चात चंद्रगिरी बना। आगे के सेक्शन में जब हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, आगे हम बढ़ा रहे हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम आनेगोंडी किसने बनाया, विजयनगर किसने बनाया, पेनुकोंडा किसने बनाया, और चंद्रगिरी किसने बनाया। तो यहां पर हमको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो यहां पर हमको यह याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्रम सबसे पहले क्या है, आनेगोंडी, आनेगोंडी के पश्चात विजयनगर, विजयनगर के पश्चात पेनुकोंडा, और पेनुकोंडा के पश्चात जो है आपको चंद्रगिरी। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्रम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी, तो विजयनगर ही थी, विजयनगर ही थी। और विजयनगर को वर्तमान समय में हम्पी कहा जाता है। विजयनगर को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, आपको हम्पी कहा जाता है। और हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिला में स्थित है। और इस हम्पी को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। आपसे यहां से यह प्रश्न भी पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां से प्राप्त होता है, तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष विजयनगर से प्राप्त होता है। और विजयनगर को आज के डेट में हम हम्पी कहते हैं। यानी यह बात हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां से प्राप्त होता है, हम्पी से प्राप्त होता है, हम्पी से प्राप्त होता है। तो ये सब बात आप याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं संगम वंश के ऊपर। संगम वंश के ऊपर आने से पहले जो है, एक बार हम लोग जितना भी बात देखे हैं उन सभी चीजों को एक बार याद कर लेते हैं, इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हम लोग यह देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठना है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो बात याद रहना आवश्यक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, 1336 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, 1347 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी, या बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत की केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में थी, तो तुगलक वंश के हाथ में थी। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, इस समय तुगलक वंश के शासक कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। अब विजयनगर साम्राज्य के शासक किस राज्य में शासन किए, तो कर्नाटक राज्य में। बहमनी साम्राज्य के शासक महाराष्ट्र राज्य में। अब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता था। कितने क्षेत्र को लेकर के, 3 क्षेत्र को लेकर संघर्ष होते रहता था। वह 3 क्षेत्र कौन कौन है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब, गोदावरी और कृष्णा दोआब, मराठावार प्रदेश, मराठावार प्रदेश। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, इसके पश्चात आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। इसके पश्चात आपसे पूछा जाएगा कि हरिहर और बुक्का शुरुआती दौर में किस राज्य के अंतर्गत सामंत थे, तो काकतीय राजा, वारंगल के काकतीय राजा के अंतर्गत सामंत थे। वारंगल के काकतीय राजा के अंतर्गत जो है आपको सामंत थे, सामंत थे, ठीक है। अब हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर के विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया, तो संत विद्यारण्य के प्रभाव में। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने राजवंश के शासक शासन किए, तो 4 राजवंश के शासक शासन किए। कौन कौन सा 4 राजवंश है, तो संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराबिडु वंश। अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां है, तो विजयनगर है, या फिर विजयनगर को यह हम्पी कहा जाता है, यानी हम्पी है कह सकते हैं। लेकिन अगर राजधानी का क्रम पूछेगा तो आनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, आनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, चंद्रगिरी। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां से प्राप्त होता है, तो हम्पी से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, तो आपको हम्पी से प्राप्त होता है। तो यह बात जो है आप याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो 4 राजवंश शासन किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराबिडु वंश, उन राजवंशों के विषय में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग संगम वंश के विषय में देखेंगे, क्योंकि संगम वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन किया। तो संगम वंश का जो शासन रहा है वह 1336 से लेकर के, वह 1336 से लेकर के जो है 1485 ईस्वी तक रहा है। संगम वंश के
प्रथम शासक हरिहर प्रथम हुए। संगम वंश के प्रथम शासक कौन हुए आपको? हरिहर प्रथम। तो संगम वंश के प्रथम शासक के रूप में हरिहर प्रथम का विवरण मिलता है और हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक रहा है। 1356 ईस्वी तक रहा है, हमने आपको बताया है, ये प्रथम शासक थे। जब इन्होंने संगम वंश के शासन की स्थापना की और शासन करना प्रारंभ किए तो इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी आनेगोंडी को बनाया। सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसे बनाया? आनेगोंडी को बनाया। आनेगोंडी समुद्र तट पर था, जिस वजह से यह सुरक्षित नहीं था। इसी वजह से हरिहर प्रथम ने अपने शासन के 7वें वर्ष अपनी राजधानी को परिवर्तित करके विजयनगर बना लिया। विजयनगर बना लिया। इनका जो सलाहकार था, यानी हरिहर प्रथम का जो सलाहकार था वह आपको संत विद्यारण्य था। हरिहर प्रथम का सलाहकार कौन था? संत विद्यारण्य। संत विद्यारण्य ने संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की है। संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की है और हरिहर प्रथम के शासनकाल के दौरान ही 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की। हसन गंगू ने की। कालांतर में शासन प्रशासन करते हुए 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम का निधन हो गया। 1356 ईस्वी में जो है आपको हरिहर प्रथम का क्या हो गया? निधन हो गया। हरिहर प्रथम के निधन के पश्चात हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी, हरिहर प्रथम के जो है निधन के पश्चात हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम बना। उसका भाई जो है आपको बुक्का प्रथम बना और बुक्का प्रथम का जो शासनकाल है वह है आपको 1356 से लेकर के 1377। 1356 से लेकर 1377 बुक्का प्रथम का शासनकाल है। और जब विजयनगर में संगम वंश के शासक शासन कर रहे थे और हम आपको बता चुके हैं कि विजयनगर के जो शासक थे वह आपको हिंदू थे, लेकिन बहमनी के शासक मुसलमान थे। केंद्रीय सत्ता तुगलकों के हाथ में थी, वे भी मुसलमान थे। तो उस समय भारत के अधिकतर क्षेत्र में मुसलमान ही शासन कर रहे थे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के शासक भारत में हिंदू साम्राज्य को स्थापित करना चाह रहे थे और इस हेतु ही ये लोग काफी संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष के दौरान हिंदुओं की जो उपाधि होती है उस उपाधि को ये लोग ग्रहण करते थे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। इसी संदर्भ में बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम एक साम्राज्यवादी शासक था। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार हेतु इन्होंने मदुरै के ऊपर आक्रमण किया। और मदुरै, जब आप कर्नाटक से नीचे आएंगे तो आपको तमिलनाडु मिलेगा। कर्नाटक से नीचे आएंगे यानी कर्नाटक से दक्षिण पूरब आएंगे, तमिलनाडु मिलेगा और उसी तमिलनाडु में जो है आपको मदुरै है। बुक्का प्रथम ने मदुरै के ऊपर आक्रमण किया और बुक्का प्रथम मदुरै के ऊपर आक्रमण अपने पुत्र कंपन के नेतृत्व में किया। तो बुक्का प्रथम का पुत्र कंपन था। कंपन के नेतृत्व में ही बुक्का प्रथम ने मदुरै के ऊपर आक्रमण किया और मदुरै को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। इस विजय के विषय में जानकारी हमें मदुरै विजयम नामक ग्रंथ से मिलती है और इस मदुरै विजयम नामक ग्रंथ की रचना कंपन की पत्नी गंगा देवी ने की है। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने इस मदुरै विजयम नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इस प्रकार से मदुरै के क्षेत्र को जीतकर बुक्का प्रथम ने अपने साम्राज्य में मिलाया और बुक्का प्रथम के शासनकाल के दौरान ही पहली बार विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष प्रारंभ हुआ। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में जो है आपको संघर्ष प्रारंभ हुआ और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ उसी संघर्ष के दौरान पहली बार गोला और बारूद का भी प्रयोग किया गया। गोला और बारूद का भी जो है आपको प्रयोग किया गया। संभवतः
हरिहर और बुक्का के विषय में यह कहा जाता है कि ये दोनों भाई ने संयुक्त रूप से शासन किया, और इससे पहले संयुक्त रूप से शासन जो है आपको कुषाण वंश के शासकों ने किया था। संयुक्त रूप से सर्वप्रथम शासन भारत में कुषाण वंश के शासकों ने किया था। संयुक्त रूप से शासन सर्वप्रथम भारत में कुषाण वंश के शासकों ने किया, और कुषाण वंश के पश्चात हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में संयुक्त रूप से शासन किया। संयुक्त रूप से शासन किया, तो ये सब बात भी जो है आप याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात अब देखिए बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम की बात करें तो बुक्का प्रथम का जो है आपको निधन 1377 ईस्वी में हुआ। बुक्का प्रथम के निधन के पश्चात बुक्का प्रथम का उत्तराधिकारी हरिहर द्वितीय बना। बुक्का प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? आपको हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से लेकर के 1406, 1377 से लेकर के 1406 ईस्वी तक जो है आपको हरिहर द्वितीय का शासनकाल है। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और इनका सलाहकार और इनका प्रधानमंत्री सायन था। इनका सलाहकार या इनका प्रधानमंत्री सायन था, यानी हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री सायन था, और सायन बहुत बड़ा विद्वान था। ऋग्वेद के ऊपर इन्होंने टीका लिखा था। तो ऋग्वेद के ऊपर सायन ने टीका लिखा था। ऋग्वेद के ऊपर किसने टीका लिखा था? सायन ने टीका लिखा था। और सायन किसके दरबार में रहता था? तो हरिहर द्वितीय के दरबार में रहता था, और शासन प्रशासन करते हुए अंततः हरिहर द्वितीय का निधन 1406 ईस्वी में हो गया। 1406 ईस्वी में हरिहर द्वितीय का निधन हो गया। हरिहर द्वितीय के निधन के पश्चात विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश में अगले शासक देवराय प्रथम बने। अगले शासक कौन बने? आपको देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से लेकर के 1422 ईस्वी तक रहा। 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक देवराय प्रथम का शासनकाल रहा। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान इटली यात्री निकोलो कांटी, इटली के यात्री निकोलो कांटी जो है आपको विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, और यह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर 1420 ईस्वी में आया था। यह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर कब आया था? 1420 ईस्वी में। और इन्होंने निकोलो कांटी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य का भव्य वर्णन किया है कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत सुसज्जित और सुसंगठित साम्राज्य था। इस प्रकार का वर्णन निकोलो कांटी ने अपने विवरण में, अपने यात्रा वृत्तांत में दिखाया है, यात्रा वृत्तांत में लिखा है, यात्रा वृत्तांत में लिखा है। देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हुए जिन्होंने तुर्की मुसलमानों को जो है अपनी सेना में शामिल किया। देखिए ये हिंदू थे लेकिन मुसलमान को भी अपनी सेना में शामिल किया, यानी एक प्रकार से कहिए तो धर्मनिरपेक्ष शासक का रोल इन्होंने अदा किया। यानी किसी भी धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि इन्होंने तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। ये एक कल्याणकारी शासक थे। इन्होंने किसानों को सिंचाई सुविधा देने हेतु हरिहर और तुंगभद्रा नदी पर कई सारे बांध बनवाए, और उस बांध से नहर निकलवाए, और नहर निकलवा करके जो है उस नहर के पानी से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया। शासन प्रशासन करते हुए देवराय प्रथम का निधन 1422 ईस्वी में हो गया। देवराय प्रथम के निधन के पश्चात संगम वंश के अगले शासक देवराय द्वितीय बने। संगम वंश के अगले शासक कौन बने? आपको देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का जो शासनकाल है वह है आपको 1422 से लेकर के 1446। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे महान शासक थे। जो है आपको देवराय द्वितीय थे। विजयनगर साम्राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संगम वंश के सबसे महान शासक कौन थे? आपको देवराय द्वितीय थे। इन्होंने कई सारी उपाधि धारण की, जैसे कि गजबेटकर का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का शिकारी, यानी यानी हाथी का जो शिकार करता है उसी को गजबेटकर कहा जाता है। तो इन्होंने गजबेटकर की उपाधि धारण की, इमादी देवराय की उपाधि धारण की। इनके दरबार में श्रीनाथ नामक विद्वान इनके दरबार में रहता था, जिन्होंने हरबिलासम नामक ग्रंथ की रचना की है। और इन्होंने अपनी सेना में भारी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में तुर्की मुसलमानों को शामिल किया। इनके शासनकाल के दौरान फारस यात्री अब्दुल रज्जाक,
अब्दुर रज्जाक, फारस यात्री अब्दुर रज्जाक जो है, इनके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर 1442 ईस्वी में आया था। 1442 ईस्वी में आया था, शासन प्रशासन करते हुए अंततः देवराय द्वितीय का निधन 1446 ईस्वी में हो गया। 1446 ईस्वी में हो गया। देवराय द्वितीय के निधन के पश्चात उनका उत्तराधिकारी मल्लिका अर्जुन बना। उनका उत्तराधिकारी कौन बना? आपको मल्लिका अर्जुन बना। वहीं संगम वंश के अंतिम शासक के रूप में विरूपाक्ष द्वितीय का विवरण देखने को मिलता है। संगम वंश के अंतिम शासक के रूप में किसका विवरण देखने को मिलता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय का विवरण देखने को मिलता है। विरूपाक्ष द्वितीय का विवरण देखने को मिलता है। अब देखिए, विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश के अंतिम शासक थे। विरूपाक्ष द्वितीय का सेनापति हुआ करता था, सेनापति था सालूब नरसिंह। विरूपाक्ष द्वितीय का सेनापति कौन था? सालूब नरसिंह। सालूब नरसिंह ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी और संगम वंश के स्थान पर एक नए राजवंश सालूब वंश के शासन की नींव डाली, जो सालूब वंश काफी कम अवधि तक 1485 से लेकर मात्र 1505 ईस्वी तक शासन किया। इस सालूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह थे। इस सालूब वंश के संस्थापक कौन थे? आपको सालूब नरसिंह थे। वहीं सालूब वंश के अंतिम शासक के रूप में इमादी नरसिंह का विवरण मिलता है। इमादी नरसिंह का विवरण मिलता है। इमादी नरसिंह की हत्या वीर नरसिंह ने कर दी। इमादी नरसिंह की हत्या किसने कर दी? आपको वीर नरसिंह ने कर दी। वीर नरसिंह ने कर दी और वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या करके सालूब वंश के स्थान पर एक नए राजवंश तुलुक वंश के शासन की नींव डाली। एक नए राजवंश जो है आपको तुलुक वंश के शासन की जो है आपको नींव डाली, जिस तुलुक वंश का शासन 1505 से लेकर के 1565 ईस्वी तक रहा है। तो इस तुलुक वंश के विषय में आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो संगम वंश के विषय में हमने देखा है और जो सालूब वंश के विषय में हमने देखा है, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, फिर हम लोग तुलुक वंश के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि संगम वंश का शासन कब से कब तक रहा है? तो 1336 से लेकर 1485। संगम वंश के प्रथम शासक कौन हुए? तो हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आनेगोंडी को। आनेगोंडी से राजधानी परिवर्तित करके विजयनगर किसने बनाया? तो आपको हरिहर प्रथम ने बनाया। हरिहर प्रथम ने। हरिहर प्रथम का सलाहकार कौन था? तो हरिहर प्रथम का सलाहकार कौन था, आप बता सकते हैं? हरिहर प्रथम का सलाहकार कौन था? संत विद्यारण्य। संत विद्यारण्य। संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? संत विद्यारण्य ने। अब जब यह बात आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, तो आप फट से आंसर देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। उसी प्रकार से यहां से यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल के दौरान बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ? तो बहमनी साम्राज्य का उदय 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र के क्षेत्र में जब हुआ था, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर प्रथम था। हरिहर प्रथम था। हरिहर प्रथम का निधन कब हुआ है? 1356 ईस्वी में। अब पूछा जाएगा हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना है? तो हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी बुक्का प्रथम बना है। कौन बना है? बुक्का प्रथम बना है। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की है? बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने। बो से वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, बो से बुक्का, तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की है? बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने किस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया? तो मदुरै। किस क्षेत्र को जीतकर? मदुरै को जीतकर मिलाया। मदुरै को जीतकर मिलाया। और मदुरै विजयम नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? गंगा देवी ने। किसने की है? गंगा देवी ने की है। अब आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुआ? तो आपको बुक्का प्रथम के शासनकाल के दौरान। बुक्का प्रथम के शासनकाल के दौरान। अब आपसे पूछा जाएगा पहली बार दक्षिण भारत में गोला बारूद का प्रयोग किन साम्राज्यों के बीच संघर्ष के दौरान हुआ? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अब आपसे पूछा जाएगा भारत में संयुक्त रूप से शासन सर्वप्रथम किस राजवंश के शासक ने किया था? तो भारत में संयुक्त रूप से शासन सर्वप्रथम कुषाण वंश के शासकों ने किया था और कुषाण वंश के पश्चात
किस राजवंश के शासकों ने संयुक्त रूप से शासन किया? तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने संयुक्त रूप से शासन किया। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन संयुक्त रूप से शासन किए थे? तो हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने। अब बुक्का प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना है? तो बुक्का प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना है? आपको हरिहर द्वितीय बना है, हरिहर द्वितीय बना है। बुक्का प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य, अब आपसे पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है? तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है आपको हरिहर द्वितीय ने धारण की है। जिस प्रकार से एसएससी आपका पूछा है गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक कौन हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, तो आप सभी यह बात जानते होंगे। गुप्त साम्राज्य हम आपको पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पर वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। और हम आपसे दावा करते हैं कि अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में नहीं छूटने जा रहा है। तो एसएससी यह प्रश्न पूछा है गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक कौन हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है? तो इसका आंसर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। और जब यह एसएससी प्रश्न पूछ सकता है तो यह प्रश्न भी आगे आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है? तो महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री कौन था? सायन। ऋग्वेद के ऊपर टीका किसने लिखा है? सायन ने लिखा है। अब हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना है? देवराय प्रथम। हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना है? आपको देवराय प्रथम, देवराय प्रथम बना है। अब यहां से यह प्रश्न कई दफा पूछा गया है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो यह प्रश्न नहीं पूछा होगा कि इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर किस शासक के शासनकाल के दौरान आया? तो इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान आया, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान आया। तो याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, निश्चित तौर पर इसको याद रखेंगे। आगे आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुर्की मुसलमानों को सर्वप्रथम अपनी सेना में शामिल किया? तो तुर्की मुसलमानों को सर्वप्रथम अपनी सेना में शामिल आपको देवराय प्रथम ने किया, देवराय प्रथम ने किया। यह प्रश्न पूछा जाता है। यहीं से दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारी संख्या में तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में किसने शामिल किया? भारी संख्या में तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किसने किया? तो भारी संख्या में तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल जो है आपको देवराय द्वितीय ने किया। तो याद रखेंगे, तुर्की मुसलमान को सर्वप्रथम अपनी सेना में शामिल किसने किया? तो हरिहर प्रथम, तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में सर्वप्रथम शामिल किसने किया? तो देवराय प्रथम। भारी संख्या में तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किसने किया? देवराय द्वितीय। संगम वंश के सबसे महान शासक कौन हुए? तो देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय हुए, देवराय द्वितीय हुए। गजबेटकर इमादी देवराय की उपाधि धारण किसने की है? तो देवराय द्वितीय ने। श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? देवराय द्वितीय के दरबार में। हरविलास की रचना किसने की है? श्रीनाथ ने। हरविलास की रचना किसने की है? हरविलास की रचना श्रीनाथ ने की है। अब यह प्रश्न भी कई दफा पूछा गया है कि अब्दुल रज्जाक कहां का यात्री था? विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर किसके शासनकाल के दौरान आया? तो अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था और यह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर 1442 ईस्वी में आया। कब आया? 1442 ईस्वी में। उस समय यहां के शासक कौन थे? तो देवराय द्वितीय थे, देवराय द्वितीय थे। अब देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना है? तो मल्लिका अर्जुन। देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना है? मल्लिका अर्जुन। संगम वंश के अंतिम शासक कौन हुए? विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश के अंतिम शासक कौन हुए? आपको विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय हुए, विरूपाक्ष द्वितीय हुए। अब आपसे पूछा जाएगा संगम वंश के पश्चात किस वंश के शासक ने शासन किया? तो देखिए, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये जो आपको सालूब वंश है, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो सिर्फ संस्थापक और अंतिम शासक जो है आप याद रखेंगे। तो सालूब वंश के संस्थापक कौन हुए? सालूब नरसिंह। सालूब वंश के संस्थापक कौन हुए? सालूब नरसिंह। सालूब वंश के अंतिम शासक कौन हुए? इमादी नरसिंह, इमादी नरसिंह। अब सालूब वंश के पश्चात किस वंश के शासकों ने शासन किया? तो सालूब वंश के पश्चात जो है आपको तुलुब वंश के शासकों ने शासन किया। सालूब वंश के पश्चात तुलुब वंश के शासकों ने शासन किया। तो अब हम लोग यहां पर तुलुब वंश के विषय में जानते हैं। तो तुलुब वंश का जो शासन रहा है वह आपको 1505 ईस्वी से लेकर के 1565 ईस्वी के बीच रहा है। तुलुब वंश के संस्थापक के रूप में वीर नरसिंह का विवरण मिलता है, या फिर यूं कहे कि वीर नरसिंह ने तुलुब वंश की स्थापना की। 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक वीर नरसिंह शासक बने रहे। वीर नरसिंह के पश्चात 1509 ईस्वी में इस राजवंश के अगले शासक वीर नरसिंह का सौतेला भाई कृष्णदेव राय बना। वीर नरसिंह का सौतेला भाई कृष्णदेव राय
तुलुक वंश का अगला शासक बना। और कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वह है आपको 1509 से लेकर के 1529। यह जो कृष्णदेव राय है यह आपको संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। पूरे विजयनगर साम्राज्य के अगर सबसे महान शासक की बात करें तो सबसे महान शासक के रूप में कृष्णदेव राय का विवरण मिलता है। कृष्णदेव राय सबसे महान शासक थे। सबसे महान शासक कौन थे? आपको कृष्णदेव राय थे, याद रखेंगे यह बात। और जब विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछा जाता है तो सामान्यतः चांस यही रहता है कि कृष्णदेव राय से संबंधित ही प्रश्न पूछे या जो विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था वहां से प्रश्न पूछे। तो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में दो चीज महत्वपूर्ण है। जो विदेशी यात्री यात्रा पर आए उस समय शासक कौन थे विजयनगर के, यह बात महत्वपूर्ण है। और दूसरा, कृष्णदेव राय के विषय में जो बात है वह आपको महत्वपूर्ण है। तो कृष्णदेव राय से संबंधित जो भी बात है उसे हम लोग देखेंगे। कृष्णदेव राय के विषय में आप देख सकते हैं कि हम आपको बता चुके हैं कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। सबसे महान शासक था। आप देखिए यहां पर बाबर लिखा हुआ है। आखिरकार बाबर से इनका क्या संबंध है? तो बाबर से इनका संबंध था, बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश को स्थापित किया है। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश को स्थापित किया है। और जब बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश को स्थापित किया था उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक जो है आपको कृष्णदेव राय थे। तो आपसे यहां से यह बात पूछा जाता है कि बाबर ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान मुगल वंश को स्थापित किया? तो कृष्णदेव राय। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कृष्णदेव राय किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। इन्होंने कई सारे नगरों को स्थापित किया, यानी कृष्णदेव राय ने कई सारे नगरों को स्थापित किया। कृष्णदेव राय की माता थी नागल देवी। कृष्णदेव राय की माता कौन थी? आपको नागल देवी। नागल देवी थी और अपनी माता के नाम पर ही इन्होंने नागलपुर नामक नगर को स्थापित किया। साथ ही साथ इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण किया। हजारा स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का भी जो है इन्होंने निर्माण किया। इनके शासनकाल के दौरान भी कई सारे विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे और इनके शासनकाल के दौरान पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो जो पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा था, एनसीईआरटी डोमिंग पायस को पेश लिखता है। तो डोमिंग पायस कहिए या पेश कहिए, दोनों एक ही बात है। ये दोनों 1515-16 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया और जब ये दोनों विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था तो उस समय कृष्णदेव राय शासक थे। कृष्णदेव राय खुद भी विद्वान थे, जिस वजह से उन्होंने अपने दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण दिया। अब जो विद्वान है वही तो विद्वान के महत्व को समझेगा। जो विद्वान है ही नहीं वह विद्वान की महत्व को क्या समझेगा? जो शिक्षित है वही शिक्षा के महत्व को समझ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो अशिक्षित है वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, शिक्षा के महत्व को सब समझते हैं। कुछ चीज ऐसा होता है जिसके महत्व को समझना काफी आवश्यक होता है और बिना शिक्षा के हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो तो शिक्षित हैं ही, लेकिन आपका जो आने वाला पीढ़ी है उसे भी आप निश्चित तौर पर शिक्षित जरूर करेंगे। कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षित जो है आप जरूर करेंगे। साथ ही साथ आपके आस पड़ोस में अगर कोई लोग हैं उन्हें भी आप मोटिवेट करेंगे शिक्षित होने के लिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राज्य को आगे बढ़ा सकता है। अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं आप शिक्षा के बल पर ही। तो शिक्षित आप जरूर अपने आस पड़ोस के लोगों को भी कीजिए। खुद भी आप शिक्षित हैं तो निश्चित तौर पर एक शिक्षित लोग, एक अच्छे नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने समाज को आगे बढ़ाए, राज्य को आगे बढ़ाए, अपने देश को आगे बढ़ाए। तो ये जो कृष्णदेव राय थे खुद भी विद्वान थे और इनके दरबार में कई सारे विद्वान भी रहते थे। कृष्णदेव राय
कई सारे भाषा के जानकार थे, तेलुगु भाषा के जानकार थे, संस्कृत भाषा के जानकार थे। और कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा के बहुत बड़े जानकार थे और इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के बड़े बड़े विद्वान रहते थे। तेलुगु साहित्य के बड़े बड़े विद्वान रहते थे और तेलुगु साहित्य का सबसे ज्यादा विकास कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान ही हुआ था, जिस वजह से कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तेलुगु साहित्य के महान महान विद्वान कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान विद्वान रहते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो तेलुगु साहित्य के जो 8 महान विद्वान थे, जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था, उसी को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और इन अष्ट दिग्गजों में सबसे प्रधान था पेडन्ना। सबसे प्रधान पेडन्ना था। पेडन्ना को तेलुगु साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। यहां पर हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। एक शब्द अष्टदिग्गज है और एक शब्द अष्टप्रधान है, और कंपटीशन यह प्रश्न पूछ करके आपको उलझाता है। अष्टदिग्गज क्या है? अष्टप्रधान क्या है? अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो अष्टदिग्गज 8 महान तेलुगु कवि, अष्टप्रधान मंत्री परिषद को कहा जाता था, और अष्टप्रधान का संबंध मराठा साम्राज्य से था। अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद था, इसका संबंध मराठा साम्राज्य से था। और अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों के मंडली को कहा जाता था, इसका संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। तो दोनों बात जो है आप याद रखेंगे। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की है। तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की है। वहीं तेलुगु ही नहीं, ये संस्कृत के भी बहुत बड़े जानकार थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की है। जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की है। हम आपको बता चुके हैं कि ये खुद भी विद्वान थे और विद्वान के महत्व को ये समझते भी थे, जिस वजह से इन्होंने कई सारे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। इनके दरबार में तेनालीराम का नाम आप सुने होंगे। बचपन में जब हिंदी का कहानी पढ़े होंगे तो हिंदी के कहानी में तेनालीराम के विषय में आप पढ़े होंगे। तो जो तेनालीराम थे वे आपको कृष्णदेव राय के ही दरबार में थे। कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेनालीराम थे, और तेनालीराम ने ही पांडुरंग महामात्य नामक साहित्य की रचना की है। फिर लक्ष्मीधर कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे। लक्ष्मीधर ने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना की है। लक्ष्मीधर ने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना की है। कृष्णदेव राय एक साम्राज्यवादी शासक थे। इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। इनके सेना अभियान के विषय में जानेंगे। लेकिन इन्होंने कई सारी उपाधियां भी धारण की, जैसे कि इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की, अभिनव राज की उपाधि धारण की। ये सभी की सभी उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है? कृष्णदेव राय के द्वारा। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कभी कताल आपको उपाधि भी पूछता है, तो थोड़ा सा यहां पर हम आपको दोहराते हैं। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम, बोसे वेदमार्ग बोसे बुक्का, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण किया है। गजबेटकर इमादी देवराय की उपाधि किसने धारण की है? तो गजबेटकर और इमादी देवराय की उपाधि देवराय द्वितीय ने धारण की है। किसने धारण किया? देवराय द्वितीय ने धारण की है। वही आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव राज की उपाधि किसने धारण की है? तो यह उपाधि आपको कृष्णदेव राय ने धारण की है। कृष्णदेव राय ने धारण की है। तो यह सब बात जो है आप याद रखेंगे। अब देखिए, इन्होंने कई सारे सेना अभियान किए और सेना अभियान के माध्यम से कई सारे क्षेत्र को जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। और सबसे ज्यादा विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। और कृष्णदेव राय ने 1510 ईस्वी में बीदर पर आक्रमण किया और बीदर के शासक महमूद शाह थे। महमूद शाह को पराजित करके बीदर को अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर इन्होंने 1512 ईस्वी में रायचूर दुआब पर अधिकार कर लिया।
यह जो रायचूर दोआब था, अभी से थोड़ा देर पहले हम आपको बता चुके हैं कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो संघर्ष होता था, संघर्ष का कारण 3 क्षेत्र था। गोदावरी कृष्णा दोआब क्षेत्र, तुंगभद्रा कृष्णा दोआब क्षेत्र और मराठावाड़ प्रदेश क्षेत्र। तो ये जो तुंगभद्रा कृष्णा का दोआब क्षेत्र है, कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब क्षेत्र है, इसी को रायचूर दोआब कहा जाता था। और इस रायचूर दोआब को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। इसी रायचूर दोआब को कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसे कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने गुलबर्गा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर इन्होंने 1513 से 1518 के दौरान कई दफा उड़ीसा पर आक्रमण किया, कई दफा उड़ीसा पर आक्रमण किया। और जब ये उड़ीसा पर आक्रमण कर रहे थे तो उस समय उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव थक हार करके कृष्णदेव राय से संधि कर लिया और प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया। यानी इस प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया तो अप्रत्यक्ष रूप से उड़ीसा के ऊपर भी कृष्णदेव राय का अधिकार हो गया। इसके पश्चात कृष्णदेव राय ने 1520 ईस्वी में गोलकुंडा के ऊपर आक्रमण किया। गोलकुंडा के ऊपर आक्रमण करके वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा के ऊपर आक्रमण करके वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से कृष्णदेव राय ने कई सारे क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। और सबसे ज्यादा विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार अगर हुआ था तो वह कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान हुआ था। और जब भारत में मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी, बाबर भारत के शासक थे, बाबर के शासनकाल के दौरान ही 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय का निधन हो गया। और कृष्णदेव राय के निधन के पश्चात ही विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी के रूप में अच्युत देव राय का विवरण मिलता है। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी के रूप में अच्युत देव राय का विवरण मिलता है। अच्युत देव राय कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी बने। इनके शासनकाल के दौरान 1535 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री नूनीज, पुर्तगाली यात्री नूनीज जो है आपको विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। अच्युत देव राय के पश्चात अगले शासक विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव राय बने। अगले शासक विजयनगर साम्राज्य के कौन बने आपको? सदाशिव राय बने। सदाशिव राय का मंत्री राम राय था। सदाशिव राय का मंत्री कौन था? राम राय था। और सदाशिव राय नाम मात्र का शासक था, जबकि वास्तविक शक्ति राम राय के हाथ में थी। सदाशिव राय के शासनकाल के दौरान जो है वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? राम राय के हाथ में थी। राम राय एक योग्य शासन प्रबंधक था, लेकिन यह असफल कूटनीतिज्ञ था, अयोग्य कूटनीतिज्ञ था, अयोग्य कूटनीतिज्ञ था। समझ गए? अयोग्य कूटनीतिज्ञ था, अयोग्य कूटनीतिज्ञ था। तो यह क्या करता था? देखिए, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय लगभग आसपास में ही हुआ है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य संगठित रहा। बाद में जाकर के बहमनी साम्राज्य विखंडित हो गया, यानी कई भाग में बट गया। बहमनी साम्राज्य कई भाग में बट गया और बहमनी साम्राज्य जो है आपको 5 प्रांत में बट गया था। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर। बीजापुर, बरार, बीदर। तो बहमनी साम्राज्य 5 प्रांत में बट गया था। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर में बट गया था। तो राम राय क्या करता था? राम राय अहमदनगर को गोलकुंडा के खिलाफ उकसाता था और गोलकुंडा को अहमदनगर के खिलाफ उकसाता था। बीजापुर को बीदर के खिलाफ उकसाता था, बीदर को बीजापुर के खिलाफ उकसाता था। यानी एक प्रकार से बहमनी साम्राज्य के जो 5 प्रांत थे, 5 राज्य थे, इन सभी के बीच दरार पैदा करना चाहता था राम राय। दरार पैदा करना चाहता था राम राय और कहता था कि आप उस पर आक्रमण कीजिए। अहमदनगर को कहता था गोलकुंडा पर आक्रमण कीजिए, गोलकुंडा को कहता था अहमदनगर पर आक्रमण कीजिए, और दोनों को आश्वासन देता था कि हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। यह चीज कई वर्षों तक चला और अंततः इस बात की खबर
बहमनी साम्राज्य के इन प्रांतों को लग गया कि राम राय हम लोगों के बीच और भी फूट पैदा करना चाहता है, और भी दरार पैदा करना चाहता है। जब इस बात की खबर लगी तो बहमनी साम्राज्य के अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर, इन चारों राज्यों ने मिलकर एक मुस्लिम महासंघ का निर्माण किया। एक मुस्लिम महासंघ का निर्माण किया, मुस्लिम महासंघ का निर्माण किया। और इस मुस्लिम महासंघ में बरार शामिल नहीं था, इस मुस्लिम महासंघ में बरार शामिल नहीं था। और इस मुस्लिम महासंघ का निर्माण करके बहमनी साम्राज्य के इन चारों प्रांत के शासकों ने विजयनगर के खिलाफ मोर्चा खोला, विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा खोला। और जब विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा खोला तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच 1565 ईस्वी में तालीकोटा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। इसी तालीकोटा के युद्ध को हम लोग राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य के शासक सदाशिव राय अपनी सेना के साथ लड़ रहे थे, दूसरे तरफ बहमनी साम्राज्य के 4 राज्य अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, ये सभी एक होकर के विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे। और अंततः इस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और इसी तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इस तालीकोटा के युद्ध के पश्चात राम राय को मुस्लिम महासंघ ने पकड़कर उसकी हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य के शासक सदाशिव राय तिरुमल की मदद से फिर से इन्होंने अपनी राजधानी पेनुकोंडा को बनाया और पेनुकोंडा को बना करके ये शासन करना प्रारंभ कर दिए। एक प्रकार से कहिए तो 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। पतन होने के बाद भी सदाशिव राय ने अपने मंत्री तिरुमल की मदद से फिर से शासन करना प्रारंभ किया। तो कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। देखिए, जिंदगी का जो गेम होता है ना, वो क्रिकेट, फुटबॉल की तरह नहीं होता है कि 50 ओवर 20 ओवर में समाप्त हो जाए, 90 मिनट में समाप्त हो जाए, बल्कि जिंदगी का जो खेल होता है ना, इस खेल में आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक कि आप मैदान छोड़कर भाग नहीं जाते हैं। जिंदगी आपको सैकड़ों मौका देती है, बस जरूरत है आपको अपने आप को संभालने की, जरूरत है मैदान छोड़कर ना भागने की। जिंदगी के मैदान में तब तक लड़ते रहिए, तब तक मैदान छोड़कर मत जाइए जब तक कि आप विजेता नहीं हो जाते हैं। कोई भी इंसान एक दिन में इतिहास नहीं रचता है, लेकिन आज के डेट में हम लोगों में पता नहीं किस प्रकार की मनसा बैठ गई है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं, 1 मिनट में ही सब चीज हो जाए, 15 सेकंड में ही सारी मजा ले ले, सभी प्रकार का मजा ले ले। तो 15 सेकंड में क्या मजा आप ले पाइएगा? आधा घंटा की वीडियो में क्या मजा आप ले पाइएगा? कुछ भी मजा आप नहीं ले पाइएगा। लेकिन आज की डेट में सब चीज फास्ट चाहिए, सब चीज फास्ट चाहिए, और इसी फास्ट के चक्कर में जो है हम लोग कुछ भी बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को धैर्य रखना चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए। धैर्य रख करके जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल भी होंगे। तो सदाशिव राय तिरुमल की मदद से अपनी राजधानी पेनुकोंडा बनाया, पेनुकोंडा बना करके शासन प्रशासन करना शुरू किया। बाद में जाकर के तिरुमल ने ही सदाशिव राय को अपदस्थ कर दिया, तिरुमल ने ही सदाशिव राय को अपदस्थ कर दिया और अपदस्थ करके तुलुक वंश के शासन को समाप्त किया, और तुलुक वंश के शासन को समाप्त करके अराबिडु वंश के शासन की स्थापना की, अराबिडु वंश के शासन की स्थापना की। और यह जो अराबिडु वंश है उसका शासन
70 से लेकर के 1672 ईस्वी के बीच रहा और यह अराबिडु वंश संगम वंश के अंतर्गत शासन करने वाला चौथा एवं अंतिम राजवंश है। चौथा एवं अंतिम राजवंश कौन है? आपको अराबिडु वंश। अराबिडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। अराबिडु वंश के संस्थापक कौन थे? आपको तिरुमल थे। तिरुमल के पश्चात इस वंश के एक शासक वेंकट द्वितीय बने। इस वंश के एक शासक कौन बने? वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चंद्रगिरी को बनाया। वेंकट द्वितीय ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चंद्रगिरी को बनाया। चंद्रगिरी को बनाया। वेंकट द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही 1612 ईस्वी में, शासनकाल के दौरान ही 1612 ईस्वी में वोडियार ने मैसूर नामक राज्य की स्थापना की। तो वेंकट द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही 1612 ईस्वी में वोडियार ने मैसूर नामक राज्य की स्थापना की। मैसूर नामक राज्य की स्थापना की और इस अराबिडु वंश के अंतिम शासक के रूप में श्रीरंग तृतीय का विवरण देखने को मिलता है। श्रीरंग तृतीय जो है अराबिडु वंश के अंतिम शासक हुए। श्रीरंग तृतीय अराबिडु वंश के अंतिम शासक हुए। ठीक है, तो ये सब बात जो है आप याद रखेंगे। तो अब हम आपको यहां पर बताते हैं राजधानी का क्रम, किसने कहां से कहां राजधानी स्थानांतरित किया। तो हम आपको बताए हैं विजयनगर साम्राज्य की सर्वप्रथम राजधानी आनेगोंडी किसने बनाया था? हरिहर प्रथम ने। आनेगोंडी से विजयनगर किसने बनाया? हरिहर प्रथम ने। विजयनगर से पेनुकोंडा किसने बनाया? विजयनगर से पेनुकोंडा किसने बनाया? तो पेनुकोंडा जो है आपको सदाशिव राय ने बनाया था। किसने बनाया? सदाशिव राय ने बनाया। पेनुकोंडा से चंद्रगिरी किसने बनाया? तो वेंकट द्वितीय ने। वेंकट द्वितीय ने पेनुकोंडा से चंद्रगिरी अपनी राजधानी बनाया। यह राजधानी का क्रम हो गया। तो यह बात आप याद रखेंगे। अब हम आपको बता देते हैं इटली यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान आया था। फारस यात्री अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान आया था। पुर्तगाली यात्री नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल के दौरान आया था। यह सब बात आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे और इसके पश्चात हम लोग केंद्रीय प्रशासन को देखेंगे। जहां तक हम लोग रिवीजन कर चुके थे वहां से आगे हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग सालुब वंश तक रिवीजन कर चुके थे। हम लोगों को जो रिवीजन करना है वह आपको तुलुब वंश से रिवीजन करना है। किस वंश से? तुलुब वंश से रिवीजन करना है। तुलुब वंश। तुलुब वंश। तुलुब वंश का शासन कब से कब तक? 1505 से 1565। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529। कृष्णदेव राय का शासनकाल भी आप याद रखिएगा, पूछता है। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर के 1529। कृष्णदेव राय किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? बाबर। हजारा स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय की माता कौन थी? नागल देवी। नागलपुर नामक नगर को किसने बसाया? आपको कृष्णदेव राय ने बसाया। डोमिंग पायस बारबोसा कहां का यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। कब भारत की यात्रा पर आया है? 1515-16 ईस्वी में। उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? आपको कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। अब तेलुगु साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? पेडन्ना को। अष्टदिग्गज का संबंध किस साम्राज्य से? विजयनगर साम्राज्य से। अष्टदिग्गज क्या था? 8 तेलुगु कवि। अष्टप्रधान मंत्री परिषद, उसका संबंध किससे? मराठा प्रशासन से, मराठा साम्राज्य से। ठीक है। आमुक्तमाल्याद की रचना किसने की है? तो कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। जाम्बती कल्याणम की रचना किसने की है? तो आपको किसने की है? कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय। पांडुरंग महामात्य किसकी रचना है? तेनालीराम की। लक्ष्मीधर किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय। संगीत सूर्योदय किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव राज्य की स्थापना किसने की है? अभिनव राज्य की उपाधि किसने धारण की है? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने। रायचूर दोआब को जीतकर किसने विजयनगर साम्राज्य में मिलाया? तो रायचूर दोआब को जीत करके कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान हुआ था। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो यह सब बात जो है आप याद रखेंगे। अब देखिए कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी कौन बना है? अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। नूनीज कहां का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। किसके शासनकाल के दौरान आया? अच्युत देव राय के शासनकाल के दौरान। अच्युत देव राय का उत्तराधिकारी सदाशिव राय। अच्युत देव राय का उत्तराधिकारी सदाशिव राय। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ है? तालिकोटा के युद्ध से। तालिकोटा के युद्ध से। तालिकोटा के युद्ध को किस किस नाम से जाना जाता है? राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ है? 1565 ईस्वी में।
तालिकोटा के युद्ध में एक नगर विजयनगर, एक तरफ विजयनगर साम्राज्य, दूसरी तरफ कौन था? मुस्लिम महासंघ। मुस्लिम महासंघ में कौन कौन शामिल था? तो अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर। अब पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन तालिकोटा के युद्ध से हुआ है। इस तालिकोटा के युद्ध के दौरान मुस्लिम महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार शामिल नहीं था। बरार शामिल नहीं था। सदाशिव राय किसकी मदद से फिर से शासक बने? तो तिरुमल की मदद से। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? पेनुकोंडा को बनाया। आगे जो है आगे आपसे पूछा जा सकता है संगम वंश विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? तो अराबिडु वंश के संस्थापक कौन है? तिरुमल। अराबिडु वंश के संस्थापक तिरुमल। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पेनुकोंडा से चंद्रगिरी किसने बनाया? वेंकट द्वितीय ने। किसके शासनकाल के दौरान वोडियार ने मैसूर राज्य को स्थापित किया? तो आपको वेंकट द्वितीय। अराबिडु वंश के अंतिम शासक कौन हुए? श्रीरंग तृतीय, या विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन हुए? श्रीरंग तृतीय हुए। तो ये सब बात जो है आप याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं केंद्रीय प्रशासन के ऊपर। विजयनगर के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रशासन था वह किस प्रकार से था, इसकी आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रशासन था वह राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था, यानी राजाओं का शासन था। एक बार जो राजा बन गया उनके वंशज ही आगे राजा बनते थे। राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन था। राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का क्या था? प्रचलन था। और आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुआ करता था उसे सुल्तान कहा जाता था। मुगल काल में जो शासक हुआ करता था उसे बादशाह कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में जो शासक हुआ करता था उसे छत्रपति कहा जाता था। उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जब शासक को देखेंगे तो उसके नाम के अंत में राय, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय, तो इस प्रकार से राय नाम के अंत में राय। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उसे राय कहा जाता था। जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो शासक थे उसे सुल्तान, मुगल काल के अंतर्गत जो शासक हुए उसे बादशाह, उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो शासक हुए, जो राजा हुआ करते थे उन्हें राय कहा जाता था। जो राजा हुआ करते थे उन्हें राय कहा जाता था। राजा के चयन में नायक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा के चयन में जो है नायकों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नायक किसे कहा जाता था? तो सेना नायक यानी सेना का जो नेतृत्व करता था उसी को नायक कहा जाता था। सेना नायक को ही क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। और जो सेना नायक थे उन्हें वेतन, कभी कताल वेतन दे दिया जाता था, कभी कताल वेतन के बदले जो है आपको भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। तो सेना नायकों को जो है वेतन के बदले जो भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था उसी को अमरम कहा जाता था। तो सेना नायकों को वेतन के बदले भूमि का जो एक टुकड़ा दे दिया करता था उसी को क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश हुआ करता था। किसी भी चीज को लेकर अंतिम रूप से निर्णय जो है आपको राजा ही दिया करता था। और राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद था। इस मंत्री परिषद को सभा नायक कहा जाता था। इस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सभा नायक कहा जाता था। तो अब इन चीजों को हम लोग दोहराते हुए भी चलेंगे, याद करते हुए भी चलेंगे, तो ये सब बात भी आप याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन किस प्रकार का था? तो राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत राजा को क्या कहा जाता था? राय। राजा के चयन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? नायक का। नायकों को वेतन के बदले जो भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? अमरम। राजा को सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद था उसे क्या कहा जाता था? सभा नायक। उसे क्या कहा जाता था? आपको सभा नायक कहा जाता था। उसे सभा नायक कहा जाता था। अब प्रांतीय प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर्नाटक के क्षेत्र में हुई, लेकिन बाद में जाकर के कर्नाटक से धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासन स्थापित हो गया। पूरे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासन स्थापित हो गया। एक विशाल साम्राज्य हो गया। और उस विशाल साम्राज्य के भीतर शासन प्रशासन सही रूप में चले, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखने के लिए उस साम्राज्य को प्रांत में बांट दिया गया। और कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 6 थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान जो है विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? आपको 6 थी। तो जो विजयनगर का विशाल साम्राज्य था
प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस विशाल साम्राज्य को प्रांत में बांट दिया गया। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस विशाल साम्राज्य को किसमें, प्रांत में बांट दिया गया। प्रांत को मंडल कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था, मंडल। अब प्रांत को जिला में बांटा गया। प्रांत को किसमें बांटा गया, जिला में बांटा गया। जिला को कोट्टम या बलनाडु कहा जाता था। जिला को कोट्टम या बलनाडु कहा जाता था। फिर जिला को परगना में बांटा गया। जिला को परगना में बांटा गया। परगना को नाडु कहा गया। परगना को क्या कहा गया, नाडु। परगना को मेलग्राम में बांटा गया और मेलग्राम जो था 50 गांव का एक समूह था। 50 गांव के एक समूह को मेलग्राम कहा जाता था और मेलग्राम को ग्राम में बांटा गया। और जो ग्राम था यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, आपको मेलग्राम। और ग्राम को या गांव को उड़ कहा जाता था। गांव को क्या कहा जाता था, आपको उड़ कहा जाता था। गांव को उड़ कहा जाता था। तो यह बात भी जो है आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार याद करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान कितने प्रांत थे, 6 प्रांत थे। साम्राज्य को किसमें बांटा गया, प्रांत में बांटा गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। ग्राम को क्या कहा जाता था, उड़। साम्राज्य को किसमें बांटा गया, प्रांत। प्रांत को क्या कहा जाता था, मंडल। प्रांत को किसमें बांटा गया, जिला। जिला को क्या कहा जाता, कोट्टम या बलनाडु। कोट्टम या बलनाडु। जिला को किसमें बांटा गया, परगना। परगना क्या कहा जाता था, नाडु। परगना को नाडु। परगना को किसमें बांटा गया, मेलग्राम। मेलग्राम 50 ग्राम का संगठन था। सबसे छोटी इकाई ग्राम, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम को क्या कहा जाता था, उड़। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आयंगर और नायंगर व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिलता है। तो आयंगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से संबंधित था। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित था, ग्रामीण प्रशासन से। यानी गांव के क्षेत्र में शासन प्रशासन बेहतर रूप में चलाने के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और उन्हीं 12 अधिकारियों को सम्मिलित रूप से आयंगर कहा जाता था। आयंगर कहा जाता था। और जो नायंगर था यह सैन्य प्रशासन से संबंधित था। नायंगर किससे संबंधित था, सैन्य प्रशासन से संबंधित था। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से याद करते हुए चलेंगे। सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है, आयंगर और नायंगर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है, तो विजयनगर साम्राज्य से है। आयंगर और नायंगर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है, विजयनगर साम्राज्य से है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है, तो ग्राम प्रशासन से। नायंगर व्यवस्था किससे संबंधित है, तो सैन्य प्रशासन से। याद रखेंगे, पूछा जाता है। अब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कई प्रकार के भूमि का विवरण मिलता है। कई प्रकार के भूमि का विवरण मिलता है, जैसे कि उमली एक भूमि है, रत्कोर्गे एक भूमि है, कुट्टगी एक भूमि है। तो उमली भूमि किसे कहा जाता है, रत्कोर्गे भूमि किसे कहा जाता है, कुट्टगी भूमि किसे कहा जाता है, तो उमली। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए किसी लोग को, अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में कोई लोग है जो अच्छा काम कर रहा है, तो उसे जो लगान मुक्त भूमि दी जाती थी उसे उमली कहा जाता था। तो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए जनता को जो लगान मुक्त भूमि दी जाती थी उसी को उमली कहा जाता था। तो ग्रामीण क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए जो लोगों को लगान मुक्त भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, उमली। अब आगे है रत्कोर्गे। युद्ध में शौर्य प्रदर्शन यानी अच्छा प्रदर्शन करते हुए जो शहीद हो जाते थे उनके परिवार को जो भूमि दिया जाता था उसी को रत्कोर्गे कहा जाता था। उसी को रत्कोर्गे कहा जाता था। तो रत्कोर्गे किसे कहा जाता था, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करते हुए जो मृत हो जाते थे, जो शहीद हो जाते थे, उनके परिवार को जो भूमि दिया जाता था उसी को रत्कोर्गे कहा जाता था। आगे है आपको कुट्टगी। जो ब्राह्मण थे, बड़े भूस्वामी थे, मंदिर हुआ करता था, उन लोगों के अधीन जो भूमि थी वे लोग खुद कृषि कार्य नहीं करते थे, बल्कि किसानों को, मजदूरों को भूमि पट्टा पर दे दिया करता था। उसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। उसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। तो ब्राह्मण, मंदिर, बड़े भूस्वामी, ब्राह्मण, मंदिर, बड़े भूस्वामी जो खुद कृषि कार्य नहीं करते थे बल्कि किसान एवं मजदूर को भूमि पट्टे पर दे दिया करते थे, उसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। उसी भूमि को क्या कहा जाता था, कुट्टगी कहा जाता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात अब एक शब्द है कुदी।
कूदी क्या है, कूदी क्या है इसको हम लोग समझते हैं, कूदी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जमीन है, बहुत अधिक जमीन है, 50 बीघा 60 बीघा जमीन है। और जब 50 बीघा 60 बीघा जमीन है तो आप पूरे जमीन के ऊपर तो खेती नहीं करते होंगे, कुछ भूमि के ऊपर आप खुद से खेती करते होंगे, कुछ भूमि किसी को दे दिए होंगे वो खेती करता होगा, किसी कृषक मजदूर को दे दिए होंगे वो खेती करता होगा। और जब हमें आवश्यकता पड़ती है मोटे रकम की, तो किसान के पास क्या है, भूमि है। और जब किसान को मोटे रकम की आवश्यकता होती है, जब किसान को अपनी बेटी का शादी करना होता है, तो वो क्या करते हैं, भूमि बेचते हैं, भूमि बेचते हैं। आज के डेट में तो जब भूमि बेचते हैं तो भूमि सिर्फ बेचते हैं, और मान लीजिए कि जिस भूमि पर हम खेती कर रहे हैं, जिस भूमि पर किसान खुद से खेती कर रहा है उसको तो नहीं ही बेचेगा, पहले जिस भूमि को दूसरे को दिया हुआ है खेती करने के लिए उस भूमि को बेचेगा। और आज के डेट में तो आप उस भूमि को ही बेच सकते हैं, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो कृषक मजदूर उस पर खेती कर रहा है उसको भी आप साथ में बेच लीजिएगा, उसको तो साथ में आप नहीं बेच सकते हैं। तो अब कूदी समझिएगा, कूदी किसे कहा जाता था, जब कोई किसान, जब बड़े भूस्वामी अपने वैसे भूमि जहां पर कृषक मजदूर फसल उत्पादन करते थे, उस भूमि के साथ साथ उस कृषक मजदूर को भी बेच देते थे, उसी को कूदी कहा जाता था। जब बड़े भूस्वामी अपने भूमि के साथ साथ उस भूमि पर काम करने वाले कृषक मजदूर को भी बेच देते थे, तो उसी को कूदी कहा जाता था। उसी को क्या कहा जाता था, कूदी, उसी को कूदी कहा जाता था। आगे है सैन्य विभाग। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, कदाचार कहा जाता था। और सैन्य विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी थे उसे दंड नायक या सेनापति कहा जाता था, उसे दंड नायक या सेनापति कहा जाता था, उसे दंड नायक या सेनापति कहा जाता था। तो याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, कदाचार। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, कदाचार। सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, दंड नायक या सेनापति, दंड नायक या सेनापति कहा जाता था। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पैसा की भी ढलाई की जाती थी, और पैसा की जो ढलाई की जाती थी उसी को टकसाल कहा जाता है, टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल विभाग को विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जोड़ी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था, जोड़ी खाना। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था, याद रखेंगे, टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था, जोड़ी खाना। अब एक शब्द है बरबा। बरबा किसे कहा जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उत्तर भारत से दक्षिण भारत जो लोग आकर बसते थे, यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत जो लोग आकर बसते थे उसी को बरबा कहा जाता है, कहा जाता था। भारत है, भारत के मध्य से होकर विंध्याचल पर्वत गुजरती है, विंध्याचल पर्वत से ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत आकर जो लोग रहते थे उसी को बरबा कहा जाता था, उसी को बरबा कहा जाता था। अगला है आपको बेसबग। जिस प्रकार से वर्तमान समय में वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है, उसी प्रकार से पहले मनुष्यों की भी खरीद बिक्री होती थी। और मनुष्यों का जो क्रय विक्रय, मनुष्यों की जो खरीद बिक्री होती थी, इसको बेसबग कहा जाता था। तो मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था। यानी यहां से यह पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था। विजयनगर साम्राज्य में जो है आपको दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था। आगे है देवदासी। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुछ महिला ऐसी थी जो विवाह नहीं करती थी, जो विवाह नहीं करती थी और मंदिर में रहा करती थी। तो मंदिर में रहने वाली महिला को ही देवदासी कहा जाता था। मंदिर में रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, देवदासी कहा जाता था। तो यह सब बात भी आप याद रखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को जोड़ी खाना। बरबा किसे कहा जाता था, उत्तर भारत से दक्षिण भारत आकर बसे लोग को बरबा कहा जाता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग, मंदिरों में रहने वाली महिला को देवदासी कहा जाता था, याद रखेंगे। अब भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आय का
जो सबसे बड़ा स्रोत था वह आपको लगान था। आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आपको लगान था, जो उत्पादन का 1/6 भाग था। जो उत्पादन का 1/6 भाग था, यानी किसान जितना उत्पादन करते थे उसका 1/6 भाग शासक को दे दिया करते थे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कई प्रकार के कर का प्रचलन था, जिसमें आपको एक विवाह कर का भी प्रचलन था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था, यानी जब विवाह होता था तो वर एवं वधू यानी लड़का एवं लड़की यानी दूल्हा एवं दुल्हन दोनों से यह कर लिया जाता था। लेकिन विधवा लोगों से जो विधवा विवाह होता था, विधवा विवाह का भी प्रचलन था इस समय, विधवा लोगों से यह कर नहीं लिया जाता था। और इस विवाह जैसे अलोकप्रिय कर को कृष्णदेव राय ने ही समाप्त किया था। इस विवाह जैसे अलोकप्रिय कर को किसने समाप्त किया था? कृष्णदेव राय ने समाप्त किया था। तो क्या क्या याद रखेंगे? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। विवाह कर किससे लिया जाता था? विवाह कर किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रचलित था? तो विजयनगर साम्राज्य। विवाह कर को समाप्त किसने किया? कृष्णदेव राय ने किया। कृष्णदेव राय ने किया। आगे हम लोग देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कई प्रकार के सिक्का का प्रचलन था। तो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध सिक्का था वह सोना का वराह सिक्का था। सोना का वराह सिक्का था, और सोना के वराह सिक्का को ही पेगोडा कहा जाता था। सोना के वराह सिक्का को क्या कहा जाता था? पेगोडा कहा जाता था। चांदी के सिक्के को इस समय तार कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? आपको तार। चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य के सिक्के की तुलना खून से की है। विजयनगर साम्राज्य के सिक्के की तुलना किससे की है? खून से की है। और विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू थे, जिस वजह से इनके सिक्का पर हिंदू देवी देवता का प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक थे। इनके सिक्का पर हनुमान और गरुड़ का प्रतीक, हनुमान और गरुड़ का जो है चिन्ह देखने को मिलता है। हनुमान और गरुड़ का अंकन देखने को मिलता है। इसके पश्चात आगे है आपको सदाशिव राय। सदाशिव राय के सिक्के पर लक्ष्मी नारायण का अंकन देखने को मिलता है। लक्ष्मी नारायण का अंकन जो है आपको देखने को मिलता है। तो यह सब बात भी आप याद रखेंगे। अब विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। और विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मण के पश्चात वैश्य, शूद्र, इन्हीं तीनों वर्ग की उपस्थिति थी। क्षत्रिय वर्ग की उपस्थिति नहीं थी। क्षत्रिय वर्ग की जो है आपको उपस्थिति नहीं थी। क्षत्रिय वर्ग का स्थान चेट्टी या सेठियों ने लिया था। और चेट्टी या सेठी जो था वह व्यापारी वर्ग था। चेट्टी या सेठी क्या था? आपको व्यापारी वर्ग था। तो सामाजिक व्यवस्था में विजयनगर साम्राज्य में वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। और इस समय क्षत्रिय वर्ग की अनुपस्थिति थी। क्षत्रिय वर्ग की अनुपस्थिति थी, यानी क्षत्रिय वर्ग की उपस्थिति नहीं थी। क्षत्रिय वर्ग अस्तित्व में नहीं था विजयनगर साम्राज्य के दौरान। और क्षत्रिय के स्थान पर जो है आपको चेट्टी या सेठी था। चेट्टी या सेठी था। और यह जो चेट्टी या सेठी था यह आपको व्यापारी था। चेट्टी या सेठी क्या था? आपको यह व्यापारी था। विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो 4 वर्ण उपस्थित थे, ब्राह्मण, चेट्टी या सेठी, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त था। ज्यादा अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त था। इस आधार पर यह बात कहा जा सकता है क्योंकि ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। जो ब्राह्मण थे उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। इसी से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त था। इस समय समाज में कई प्रथाओं का प्रचलन था। इस समय समाज में कई प्रथाओं का प्रचलन था। तो समाज में किस प्रथा का प्रचलन था, किस प्रथा का प्रचलन नहीं था? तो इस समय जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं के हक को, महिलाओं के आवाज को दबाने वाली जो भी प्रथा है उन सभी प्रथाओं का प्रचलन था। जैसे कि देख लीजिए वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन, वेश्यावृत्ति से महिलाओं का शोषण होता है। सती प्रथा का प्रचलन, इससे भी महिलाओं का शोषण होता है। बाल विवाह प्रथा का प्रचलन, इससे भी महिलाओं का शोषण होता है। दहेज प्रथा का प्रचलन, इससे भी शोषण होता है। विधवा विवाह ये अच्छी प्रथा थी, ये अच्छी प्रथा थी। लेकिन इसके अलावा जो अन्य प्रथा थी
इन सभी प्रथाओं से कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण होता था। तो वेश्यावृत्ति की प्रथा हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह प्रथा हो, दहेज प्रथा हो, विधवा विवाह प्रथा हो, इन सभी प्रथाओं का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में था। लेकिन वहीं पर पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है आपको विजयनगर साम्राज्य में नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन आपको विजयनगर साम्राज्य में नहीं था। साथ ही साथ हमने आपको बताया है दास प्रथा का भी प्रचलन था, क्योंकि मनुष्यों के क्रय विक्रय को ही बेसबक कहा जाता था। यानी यहां से यह पता चलता है कि दास प्रथा का जो है आपको प्रचलन था। और यह हुआ पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य। और अगर आप इतना कर लेते हैं और इतना बात को विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत याद करके किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, आपका एक भी प्रश्न विजयनगर साम्राज्य से नहीं छूटेगा। अगले सेशन में हम लोग बहमनी साम्राज्य की चर्चा करेंगे, बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।